गुड आफ्टरनून बच्चों। आज बात करेंगे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। आज क्लास 3 है, थर्ड वीडियो है ये। आज बात करेंगे बच्चों हम कूलॉम्स लॉ की। तो कूलॉम साहब को आप जानते हैं कि मैंने बताया था कि चार्ज के फादर हैं वो। चार्ज की डिस्कवरी करी थी कूलॉम साहब ने। तो कूलॉम्स लॉ की बात करेंगे। क्या करता है कूलॉम्स लॉ? वैसे दो चार्जेस के बीच में फोर्स निकालता है। जैसे आपने न्यूटन का लॉ पढ़ा होगा, न्यूटन साहब का। तो हिंट के लिए बता रहा हूँ मैं आपको कि जब दो मासेस होते हैं m1 और m2 और उनके बीच में डिस्टेंस है r, ध्यान रखना ये डिस्टेंस सेंटर से सेंटर की होती है। तो इनके बीच में जो फोर्स होती है वो होती है F = g मास 1 मास 2 और डिस्टेंस का स्क्वायर की। ये आपने पढ़ी हुई है। तो बच्चों ये तो दोनों चार्ज मास हैं, तो मास के बीच में तो निकला न्यूटन लॉ। अगर ये दोनों मास की जगह चार्जेस हो जाएं, मतलब एक चार्ज ये रहा Q1 और एक चार्ज ये रहा Q2। अब ये दो चार्ज हो चुके हैं, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आप r ले लीजिए। दोनों के बीच की डिस्टेंस r हो गई और आप पढ़ने जा रहे हैं कूलॉम लॉ। कूलॉम लॉ पढ़ने जा रहे हैं। तो कूलॉम लॉ पढ़ेंगे आप दो जगह, दो चीज़ों में। पहला पढ़ेंगे वैक्यूम के अंदर, और वैक्यूम को एयर भी कहेंगे हम। तो ये दोनों चार्जेस कहाँ पे रखे हैं? वैक्यूम में रखे हैं, वैक्यूम में रखे हैं और एयर में रखे हैं। ध्यान रख लेना, वैक्यूम की बात कर रहे हैं अभी। तो कूलॉम साहब ने क्या कहा अपने लॉ में? कूलॉम साहब कहते हैं कि इन दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रही है, अगर ये दोनों चार्ज पॉजिटिव है तो रिपल्सिव फोर्स लगेगी, एक चार्ज पॉजिटिव है एक चार्ज नेगेटिव है तो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगी। तो क्या फोर्स लगेगी? उसका जो मैग्नीट्यूड है, फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज 1, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज 2 और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। देखिए दोनों के बीच की डिस्टेंस है ना, और ये जो डिस्टेंस है ये सेंटर से सेंटर के बीच की होती है, सरफेस से सरफेस के बीच की नहीं होती है। तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज 1, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज 2 और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। जब हम इन्हें कंबाइन कर देंगे तो Q1 Q2 बाई R स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। तो इस प्रोपोर्शनलिटी सिंबल को हटाएंगे, इस प्रोपोर्शनलिटी सिंबल को हटाएंगे तो जैसे न्यूटन के लॉ में G कांस्टेंट ले लिया था, आप यहाँ पे कांस्टेंट ले सकते हैं कि Q1 Q2 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। ये आपका कूलॉम्स लॉ हो जाता है, लेकिन किस में हो जाता है? वैक्यूम में। अब कैसे पहचान करेंगे ये वैक्यूम है? तो देखिए इसके बाद यहां पढ़ा देता हूं। तो ये जो K है इसकी फॉर्मूला है 1/4 पाई। तो 1/4 पाई तो आप जानते हैं, एप्सिलॉन नॉट। देखिए वर्ड पे ध्यान दो, क्या वर्ड है ये? एप्सिलॉन। क्या वर्ड है? एप्सिलॉन। और क्योंकि हमने नीचे नॉट लगा दिया, नॉट, इसलिए इसको कह दिया गया वैक्यूम। ध्यान रखना, नॉट मतलब वैक्यूम, और नॉट हटा देंगे तो ये मीडियम बन जाएगा। मीडियम मतलब यहाँ पानी भर दो, यहाँ ग्लास भर दो, यहाँ मेटल भर दो, कुछ भी चीज। फिलहाल बात वैक्यूम की करेंगे। तो K की क्या वैल्यू है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन सिंबल का नाम है, नॉट वैक्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है। पूरा नाम क्या हो गया? एप्सिलॉन नॉट। अब इसको कहते क्या है? एप्सिलॉन नॉट होता है परमिटिविटी। परमिटिविटी परमिट शब्द से बना है। यहां से यहां फोर्स जा रही है, तो फोर्स जब जा रही है तो परमिट कौन कर रहा है? परमिट कर रही है एयर। यहां से यहां फोर्स आ रही है तो परमिट कौन कर रहा है?
परमिट कर रही है एयर या वैक्यूम, उसी को कहते हैं परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम और एयर और फ्री स्पेस। तो क्या नाम बन गया इसका? परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। ये परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम बन गया बच्चों, मतलब परमिशन दे रही है एयर या वैक्यूम। इसकी वैल्यू होती है 8.854 10⁻⁻12, कांस्टेंट वैल्यू है। तो ऐसे होल कूलम्ब्स लॉ क्या बन गया? ऐसे होल कूलम्ब्स लॉ सुन लो। अब हमें 1 की वैल्यू पता है, 4 की वैल्यू पता है, पाई की वैल्यू पता है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता है। इसको कलेक्टिवली कह देते हैं 9 × 10⁻⁹। तो k की वैल्यू बन जाती है 9 × 10⁻⁹, जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो फाइनल आंसर क्या बना कूलम्ब्स लॉ का? फाइनल आंसर कूलम्ब्स लॉ का बना कि F = K Q1 Q2/r² और k की वैल्यू बन गई 9 × 10⁹ Q1 Q2/r²। ये बन गया कूलम्ब्स लॉ इन वैक्यूम। एक न्यूमेरिकल देख रही है इस पे जरा ध्यान रखना। प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है ये। मैग्नीट्यूड मतलब अगर नेगेटिव साइन लगा है तो हम नेगेटिव साइन को यूज नहीं करेंगे। तो एक 2 माइक्रो कूलम्ब का चार्ज है और एक 3 माइक्रो कूलम्ब का चार्ज है, 1 मीटर की डिस्टेंस है। ठीक है जी। माइक्रो क्या होता है? माइक्रो होता है 10⁻⁻6। ये आपको खुद को पता होनी चाहिए, ये वैल्यू याद करने के लिए है। तो इन दोनों के बीच में कूलम्ब फोर्स निकालनी है या इलेक्ट्रिक फोर्स निकालनी है। तो कैसे करेंगे? F = 1/4πε0 चार्ज 1 चार्ज 2 डिस्टेंस का स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू क्या बन गई? 9 × 10⁻⁹। चार्ज 1 कितना है? 2 × 10⁻⁻6। दूसरा चार्ज कितना है? 3 × 10⁻⁻6। डिस्टेंस कितनी है? 1 का स्क्वायर। सो F = मल्टीप्लाई कर लेंगे अब तो, सिंपल सी बात है। तो 9 × 2 18 54 × 10⁻⁻12 + 9 -3 बन गया न्यूटन। ये आ गई इन दोनों के बीच में फोर्स। और क्योंकि दोनों चार्ज पॉजिटिव है, तो ध्यान रखना रिपल्शन हो रही है। तो आप साइड में लिख सकते हैं रिपल्सिव है ये फोर्स। ध्यान रखना ये फोर्स रिपल्सिव लिखेंगे आप, क्योंकि दोनों चार्ज पॉजिटिव है। जरा दूसरे न्यूमेरिकल की बात करिए। अगर ये वाला चार्ज नेगेटिव है, ध्यान दें, अब ये चार्ज नेगेटिव है और ये चार्ज पॉजिटिव है। अब इसी क्वेश्चन को कैसे करेंगे? अब तो एक पॉजिटिव हो गया और एक नेगेटिव हो गया। फॉर्मूला आपके सामने ये रहा, इसकी वैल्यू ये रही, 2 माइक्रो कूलम्ब को ये लिख दिया। अब आप सोचेंगे कि ये तो -3 है, तो हम यहाँ पे -3 लिख दें। ऐसी गलती कभी मत करना, क्योंकि कूलम्ब्स लॉ में प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड आता है, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड। तो आप यहाँ पे माइनस नहीं लगा सकते, यहाँ पे ये 3 रहेगा, तो ये तो सेम बन गया। जब ये सेम बन गया तो आंसर भी सेम आ गया। लेकिन यहाँ पे रिपल्शन की जगह अट्रैक्शन लिखना पड़ेगा। यहाँ पे प्यारे बच्चों ये रिपल्शन की जगह अट्रैक्शन आ गया, क्योंकि एक चार्ज पॉजिटिव है और एक चार्ज नेगेटिव है। इस तरीके से आप समझे कि अगर दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं तो रिपल्शन लिखेंगे, एक चार्ज पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव है तो अट्रैक्शन लिखेंगे। ये हो गया आपका कूलम्ब्स लॉ इन वैक्यूम। अब मीडियम की बात कर लेते हैं। अब बात करते हैं मीडियम की। मीडियम में क्या होगा? तो आपको पता है एप्सिलॉन लिख देंगे। मीडियम में मान लीजिए ये 2 चार्जेस हैं, Q1 Q2, बीच में r डिस्टेंस है और यहाँ पे कोई मीडियम है।
मीडियम को हम वाटर ले लेते हैं, मीडियम को ले लेते हैं वाटर, ध्यान रखने का। तो इसका असली में जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है एफ मीडियम इज इक्वल्स टू एफ वैक्यूम। मतलब मीडियम में आंसर निकालने के लिए पहले वैक्यूम में आंसर निकालना जरूरी होता है, और उसके बाद लिखेंगे ऐसे करके के का सिंबल है, ये के कुछ इस तरीके का है, और ये जो के है ये के उसी मीडियम का बन जाएगा जिस मीडियम में दोनों चार्जेस रखे हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां पानी है तो यहां मीडियम वाटर बन जाएगा, यह ग्लास है तो मीडियम ग्लास बन जाएगा, यहां मेटल है तो मीडियम मेटल बन जाएगा। तो वैक्यूम की फोर्स तो निकालनी पड़ेगी, जैसे अभी पिछले टॉपिक में समझाया कूलॉम्स लॉ इन वैक्यूम में। यह मीडियम की वैल्यू बदलती रहेगी। अब आप कहोगे कि ये फॉर्मूला आया कहां से? ठीक है जी, एक्सप्लेन करते हैं इसको कि ये फॉर्मूला बना कहां से। कूलॉम्स लॉ वैक्यूम डिवाइडेड बाई के, इस के का नाम होता है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अभी इसकी डिटेल पढ़ाता हूं मैं आपको, देखिए। तो ये दो चार्जेस हैं और ये मीडियम में, तो एफ मीडियम क्या बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन। देखिए नोट नहीं लगाया मैंने, नोट नहीं लगा सकते जब मीडियम आ गया तो। चार्ज 1 चार्ज 2 डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है जी, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। और एफ वैक्यूम क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, लेट इट बी 2। अब ये तो वैक्यूम है, ये मीडियम है, आप समझ पा रहे हैं ना। इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, तो F मीडियम डिवाइडेड बाई F वैक्यूम। सिर्फ डिवाइड ही तो कर रहे हैं, डिवाइड इस तरीके से कर देते हैं 2 को 1 से, तो F वैक्यूम डिवाइडेड बाई F मीडियम, मतलब इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1। 2 से 1 को डिवाइड कर रहे हैं, तो देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज 1 चार्ज 2 डिस्टेंस का स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन चार्ज 1 चार्ज 2 डिस्टेंस का स्क्वायर। ये सारा हिस्सा कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, आ रही है ना बात समझ में। तो क्या बन गया यहां से, ये एप्सिलॉन ऊपर चला जाएगा, दिस इज एप्सिलॉन डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। What is this epsilon? This is permittivity of medium. What is epsilon naught? Permittivity of vacuum. दोनों permittivity में रिलेशन बन गया, और जिनके साथ रिलेशन बनता है क्या बोलते हैं उन्हें? रिलेटिव बोलते हैं, नहीं बोलते हैं? अरे रिलेटिव बोलते हैं ना। तो इसका सिंबल हो जाएगा एप्सिलॉन आर। देखिए एप्सिलॉन आर, दोनों में रिलेशन बन गया, एप्सिलॉन आर, और इसका नाम होता है रिलेटिव परमिटिविटी। नाम समझ रहे हैं आप? इसका नाम बन गया रिलेटिव परमिटिविटी। और प्यारे बच्चों, इसी रिलेटिव परमिटिविटी को के कहते हैं, जो कांस्टेंट अभी यूज किया था कि डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ध्यान रखिए, इसको डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। अब ये रिलेशन आपके सामने जो बना, तो देखिए क्या बन गया ये। अगर इसे मिटा दें और फिर देखते हैं, तो F वैक्यूम डिवाइडेड बाई F मीडियम इज इक्वल्स टू K बन गया, नहीं बन गया? क्या नाम है K का? सोच के देखो, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो F मीडियम इज इक्वल्स टू, ये वाला यहां पहुंच गया,
तो एफ वैक्यूम अपॉन के आ गया कि नहीं आ गया? ये देखिए एफ वैक्यूम डिवाइडेड बाई के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। अब सारे न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे, बच्चों। ये जो के है ये सीबीएसई में 4 के आपके सिलेबस में है, उनकी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। जैसे के एयर और वैक्यूम ये 1 है, तो देखिए अगर मैं यहां के की वैल्यू 1 लिख दूं तो यहां एयर बन जाएगा ना ये, तो के एयर इज एफ एयर इज इक्वल्स टू एफ वैक्यूम। ये बात क्लियर हो गई। दूसरा के है पानी, वाटर। अब ये जो के की वैल्यू है ये है 80 से लेके 90 तक की। के की वैल्यू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 80 से 90, 80 से 90 तक होती है। आप कहेंगे इतनी ज़्यादा वेरिएशन कैसे? अरे तो सोच के देखो, पानी में भी तो बहुत वेरिएशन है। अरे पानी तो नल का भी है, पानी तो नाली का भी है, पानी तो समुद्र का भी है, पानी तो आरओ का भी है, पानी तो डिस्टिल्ड वाटर भी है। पता नहीं कितने टाइप के पानी है, कितने टाइप के वाटर है। इसलिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू होती है 80 से 90। अगला जो आपके सिलेबस में है वो है के ग्लास, 3 से लेके 4 तक। अब आप कहेंगे ग्लास का वेरिएशन कैसे? तो खिड़की में भी ग्लास है, कार में भी ग्लास है, जिसमें हम अपनी शक्ल देखते हैं वो भी ग्लास है। तो ग्लास की भी तो बहुत ज़्यादा वैरायटी है, इसलिए ये हो गया के ग्लास। और फाइनली के मेटल, तो के मेटल होता है इन्फिनिटी। के मेटल होता है इन्फिनिटी। आपको अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की एग्जाम में डेफिनेशन आ जाए तो क्या लिखेंगे? याद नहीं करनी, देखिए कैसे लिखेंगे। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ कूलॉम फोर्स इन वैक्यूम टू द कूलॉम फोर्स इन मीडियम। लो, याद हो गई डेफिनेशन। कूलॉम फोर्स इन वैक्यूम टू द कूलॉम फोर्स इन मीडियम इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। एक क्वेश्चन देखना, छोटा सा एक क्वेश्चन देखना कि ये 2 चार्ज हैं, 2 माइक्रोकूलॉम और 3 माइक्रोकूलॉम, 1 मीटर की डिस्टेंस है और यहाँ पानी भरा हुआ है। ये वही पुराने वाला क्वेश्चन बन गया जो भी आपको थोड़ी देर पहले कराया था। लेकिन पहले यहाँ पे क्या था? एयर थी। अब यहाँ पे पानी भर दिया है, स्विमिंग पूल में रख दिए 2 चार्जेस। तो एफ मीडियम इज इक्वल्स टू क्या होता है? एफ वैक्यूम बाई के, मतलब एफ वाटर क्या हो जाएगा? एफ वैक्यूम बाई के वाटर। बच्चों एफ वैक्यूम अभी निकाला था ना, एफ वैक्यूम तो अभी निकाला था। क्या निकाला था? 9 इंटू 10 की पावर 9, 2 इंटू 10 की पावर -6, 3 इंटू 10 की पावर -6। डिस्टेंस का स्क्वायर 1 का स्क्वायर हो गया। और के वाटर, और के वाटर क्या होता है? 80 से लेके 90 तक। तो मान लीजिए मैंने के वाटर की जगह 90 लिख दिया। अब ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो पानी में, वाटर में जो फोर्स निकलेगी वो इतने न्यूटन निकलेगी, इतने न्यूटन। और दोनों पॉजिटिव है तो क्या करेंगे? रिपल्शन करेंगे। उम्मीद है आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया। जरा 2 बातें और सुनो। अगर ये पानी की जगह ग्लास हो गया, कांच भर दिया आपने, दोनों चार्जेस के बीच में कांच भर दिया है, क्या चेंज होगा? ये 90 की जगह क्या आ जाएगा? वाटर की जगह आ जाएगा ग्लास। ये के ग्लास बन गया और यहां आ जाएगा 3। आई ना बात समझ में? ये 3 बन गया क्योंकि ग्लास का के क्या है? 3 से लेके 4 तक है, तो 3 आ जाएगा। मान लीजिए ये मेटल बन गया, एल्युमिनियम भर दिया, कॉपर भर दिया, कोई भी चीज भर दी बच्चों, तो यहाँ पे मेटल का के यूज करेंगे। तो के मेटल है, तो के मेटल क्या होता है? इन्फिनिटी।
जब इन्फिनिटी से डिवाइड हो गया तो सोच के देखो, फोर्स तो 0 न्यूटन आ गई ना। तो ध्यान रखना, ये पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, ये जेईई मेंस और नीट में भी आ जाता है कि एक चार्ज पॉजिटिव या नेगेटिव, दोनों के बीच में एल्यूमिनियम भर दिया, तो दोनों के बीच में फोर्स कितनी लगेगी? तो फोर्स लगेगी 0 न्यूटन, क्योंकि डिवाइड हो रहा है के मेटल से, और के मेटल क्या है? इन्फिनिटी होता है, इसलिए फोर्स आ जाएगी 0। आज की क्लास में इतना ही। ये आपकी 3rd वीडियो थी, इससे पहले 2 वीडियो बन गई हैं, आप उनसे रिवाइज करें, पढ़ सकते हैं। थैंक यू।